नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए शिक्षा और कौशल विकास पर सत्र को किया संबोधित। कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास है जरूरी। विश्व वन्य जीव दिवस पर ट्वीट पर दिए अपने संदेश में पीएम ने कहा, हमें अपने वनों की सुरक्षा और जानवरों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने के लिए करने चाहिए हर संभव प्रयास। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार बांस उद्योग के विकास पर दे रही है पूरा ध्यान। कहा, बांस की खेती किसानों की आमदनी दोगुना करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने में है मददगार। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के 65 साल पूरा होने पर राजधानी दिल्ली में हुआ समारोह। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, सेंट्रल वेयर हाउसिंग का किसानों और देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में है अहम योगदान। किसान समाचार में हेडलाइंस के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए शिक्षा और कौशल विकास पर सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है। आत्मविश्वास तभी आता है जब युवा को अपनी शक्ति, शिक्षा और अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास हो। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है। आत्मविश्वास तभी आता है जब युवा को अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल पर पूरा भरोसा हो, विश्वास हो। आत्मविश्वास तभी आता है जब उसको एहसास होता है कि उसकी पढ़ाई उसे अपना काम करने का अवसर दे रही है और जरूरी स्किल भी दे रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी सोच के साथ बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में हेल्थ के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वो एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन पर ही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में एजुकेशन को एम्प्लॉयबिलिटी और उद्यमशीलता से जोड़ने का जो प्रयास किया गया है, ये बजट उनको और विस्तार देता है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में भारत टॉप 3 देशों में आ चुका है। हेल्थ के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वो एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन पर ही है। देश के यूनिवर्सिटी, कॉलेज और R&D इंस्टीट्यूशंस को मैं बेहतर सिनर्जी आज हमारे देश के सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्लू ग्रांट का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अभी 9 शहरों में इसके लिए जरूरी मैकेनिज्म तैयार किए जा सके। साथियों, अप्रेंटिसशिप पर, स्किल डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन पर इस बजट में जो बल दिया गया है वो भी अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार देश के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स से लेकर उच्च संस्थानों में अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स तक का फोकस किया जा रहा है। देश में स्टार्टअप्स के लिए हैकेथॉन्स की नई परंपरा देश में बन चुकी है, जो देश के युवाओं और इंडस्ट्री दोनों के लिए बहुत बड़ी ताकत बन रही है। देश में स्टार्टअप्स के लिए हैकेथॉन्स की नई परंपरा देश में बन चुकी है, जो देश के युवाओं और इंडस्ट्री दोनों के लिए बहुत बड़ी ताकत बन रही है। सिर्फ नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, इसके माध्यम से ही
3,500 से ज्यादा स्टार्टअप्स नर्चर किए जा चुके। मध्य प्रदेश में पहला ई बजट पेश किया गया। राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने टैबलेट के जरिए विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल 2,41,375 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है, साथ ही पुराने कर में बढ़ोतरी भी नहीं हुई है। बजट में राजकोषीय घाटा 50,938 करोड़ अनुमानित है। किसानों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि किसानों को बगैर ब्याज के ऋण देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही राज्य में किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए के अलावा 4,000 रुपए और दिए जा रहे हैं। पूरे बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस रहा। बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के आधार पर योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार बांस उद्योग के विकास पर पूरा ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि बांस की खेती किसानों की आमदनी दोगुना करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को आजीविका प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। मंत्री ने कहा कि भारत में बांस उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय बांस मिशन इस दिशा में काम कर रहा है। मंत्री ने कहा कि बांस उद्योग में बदलाव के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। सरकार बांस के उत्पादन, व्यापार और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है। उन्होंने राष्ट्रीय बांस मिशन के प्रयासों की सराहना भी की। और दिल्ली में संपन्न हुए 26वें हुनर हाट में नागालैंड से आई प्रगतिशील महिला किसानों के समूह द्वारा लगाए गए कृत्रिम फूलों के स्टॉल दर्शकों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र रहे। कृषि फसलों के वेस्टेज का वैल्यू एडिशन कर बनाए गए इन खूबसूरत फूलों के बुके और अन्य उत्पादों से बने इन कृषि उत्पादों को किस तरह से तैयार कर पैकेजिंग की जाती है, इन सभी मसलों पर नागालैंड की प्रगतिशील महिला किसान अपोंग से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। 26वें हुनर हाट में कई तरह के कृषि उत्पादों से प्रसंस्कृत करके स्टॉल्स लगाए गए हैं जो बड़े बेहतरीन और आकर्षक हैं। अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये नागालैंड से अपोंग हैं जो किसान हैं और उन्होंने प्रोसेसिंग करके ये उत्पाद बनाए जो मक्का के और कृषि कई तरह के जो उत्पाद हैं उनसे तैयार करके प्रसंस्करण से बने हैं जो बेहतरीन आकर्षक फूल है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या खासियत है और कैसे इनका प्रसंस्करण करते हैं। मैं नागालैंड से आया हुआ है और ये पाम लीफ से बना था। ये वाला ये अलग अलग चीज़ से बना हुआ है। ये पाम का और ये कपड़ा का और ये मकई का कवर है। इनको बनाने में कितना समय लगता है? ऐसे लगता है 1 पीस बनाने के लिए ऐसे 15 to 20 मिनट्स लगता है। एक स्पाइक कितनी कॉस्टली पड़ती है? ऐसे 50 रुपीज़ 80 रुपीज़ ऐसे अलग अलग है। 20 रुपया 20 30 40 ऐसे अलग अलग है प्राइस स्टिक का हिसाब से है। तो आपको कितना इससे बेनिफिट हो जाता है? ऐसा है हम लोग का काम ये है अगर हम लोग खुद से हाथ से मेहनत करेगा तो अच्छा बन जाता है। ये जो नेचुरल फ्लावर्स है उनकी तुलना में ये ज़्यादा दिनों तक चल सकते हैं और इको फ्रेंडली भी हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? इसका यह है ड्राई फ्लावर है। ये यूज़ करने के लिए चीज़ तो नहीं है, ऐसे डेकोरेशन ऐसे घर में लेके जाके रखना है तो ऐसे रखना है। तो आपको अगर मतलब यूज़ नहीं करेगा तो बहुत दिन तक चलता है। ये ऐसे रखिएगा तो ना, अगर गंदा ड्राई फ्लावर है अगर गंदा होने से भी पता नहीं चलता है और ख़राब भी नहीं होता है। अगर छूगा तो उसको ब्रेक और ये ड्राई है ना, ड्राई फ्लावर है ये, अगर बच्चा हाथ लगाएगा ऐसे छुएगा तो ख़राब होने के लिए ईजी है, टूटने के लिए चांस है। लेकिन अगर यूज़ नहीं करना है ऐसे रखना है तो बहुत ऐसे कितना ईयर्स तक रखना है रख सकता है। जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं जो वेस्टेज होते हैं उनको आप रिसाइकल करते हैं और प्रोसेस करते हैं, वैल्यू एडिशन के तौर पे इनको आप बनाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें अन्य किसानों को भी अगर करना चाहिए तो कितना फ़ायदा होगा? और तो हाँ ऐसे करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए सब लोग। अगर मेहनत करता है तो सब अच्छा चीज़ होता है। कहाँ कहाँ इसका कारोबार आप करते हैं, कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? मैं बहुत जगह में किया है इंडिया में। अभी मेरा तो ये पूरा इंडिया में घूम चुका है। मैं एग्जीबिशन कहाँ रखा था, मतलब एग्जीबिशन कहाँ होता है इसमें जाके स्टॉल लगाता है मैं। आपको कितना फ़ायदा हो रहा है यहाँ हुनर हाट में आने के बाद? हुनर हाट में तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हो रहा है, कहीं भी जाता है तो अच्छा सेल हो जाता है। तो बिजनेस और कारोबार के कंसर्न में ये इस तरह के हुनर हाट कितने इम्पोर्टेंट है?
बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, आर्टिस्ट स्पेशली आर्टिस्ट के लिए। कौन ऐसे मेहनत करता है वो लोग के लिए बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है ये ऑन हार्ट। जो फार्मर्स की इनकम इंक्रीज करना, उनको आर्थिक रूप से सशक्त मजबूत बनाना, इस कंसर्न में इस तरह के जो वैल्यू एडिशन करके कृषि उत्पादों के जो कारोबार है वो कितने इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब के लिए। ऐसे मतलब फार्मर करने से फ़ायदा होगा, ऐसे नहीं है। ऐसे बाहर से अपना हाथ से खुद बनाने से वो भी फ़ायदा है। क्या क्या प्रोडक्ट आप बनाते हैं? इस तरह के क्या क्या बनाते हैं, ज़रा बताइए। हम लोग तो ऐसे फ्लावर, ड्राई फ्लावर बनाते हैं हम लोग। इनमें जो कलर है, डेकोरेशन है और कटिंग और इस तरह की जो प्रक्रिया होती है, उसमें कितना मैन पावर की ज़रूरत होती है और किस तरह उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है? उसमें बहुत है, उसका नॉलेज चाहिए इसमें, इस काम में भी उसका खुद का आइडिया भी चाहिए, उसके कैसे बनाना है, कैसे डिज़ाइन करना है, फ़ायदा होने चाहिए। तो ये थी नागालैंड से आई हुई प्रगतिशील किसान, जिनका मानना है कि हुनर हाट के जरिए उनको न केवल अपने कृषि उत्पादों को बिक्री के लिए एक बहुत बड़ा बाजार मिल रहा है, बल्कि भविष्य के लिए रोजगार और अन्य तरह की जो संभावना है उनकी तलाशने के हिसाब से महत्वपूर्ण प्लेटफार्म भी मिल रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन एसपी दुबे के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार कृषि निर्यात में बीते दिनों की अवधि के दौरान 9.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत सरकार द्वारा निर्यात में सुधार के लिए मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम की जगह निर्यात किए जाने वाले उत्पादों को निर्यात शुल्क और कर में छूट स्कीम लॉन्च की गई थी। इसके कृषि निर्यात में इसी अवधि के दौरान 9.8% की वृद्धि हुई है। सरकार का लगातार प्रयास रहा है कि कृषि और अन्य उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार बढ़े और देश के किसानों के उत्पादों की वैश्विक बाजार में मांग बढ़ने से किसानों के लिए आय बढ़ाने के विकल्प खुले। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत चयनित महाराजगंज जिले में मनरेगा से 532 पशु शेड का निर्माण कराया गया है। पशु शेड निर्मित कराए जाने से जहां जरूरतमंदों को काम मिलेगा, वहीं पशुपालकों को भी बढ़ावा देने का प्रयास होगा। सरकार का कहना है कि स्थानीय सरकारों के रूप में ग्राम पंचायतें पशुपालन को बढ़ावा देने और उसमें सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। ग्राम पंचायतें पशुपालन और संबद्ध गतिविधियों के लिए योजना बनाने और उनके क्रियान्वयन करने के लिए लोगों को एक साथ ला सकती हैं और इस प्रकार सामाजिक एवं समानता के मुद्दों का समाधान कर सकती हैं। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के 65 साल पूरा होने पर राजधानी दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि विभाग अपने पुराने प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा कर नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करे ताकि किसानों और देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया। मैं मानता हूँ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने 64 वर्षों में बहुत बड़ा योगदान दिया। सरकारी उपक्रम था, सरकारी उपक्रम के अपने लाभ होते हैं, उस लाभ का भी हमें फ़ायदा मिला और एक प्रकार से आज हम एक स्थिति में खड़े हैं जहाँ 1800-1900 करोड़ का शायद टर्नओवर कर लेंगे, रीजनेबल डिविडेंड दे देंगे और कुछ समाधान भी पाएंगे कि हमने देश की अर्थव्यवस्था के लिए योगदान दिया और आगे के लिए भी प्लान बनाया कि कैसे हम इस योगदान को बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मछली पालन के काम में लगे लाखों लोगों को बड़ी सौगात दी है, जिससे देश की मछुआरा समुदाय का विकास और कल्याण हो रहा है। पीएम ने मत्स्य संपदा योजना PMMSY योजना के से आज करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस योजना के तहत इससे 5 साल में अतिरिक्त 70 लाख टन मछली का उत्पादन होगा। इससे मछली का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है जो दोगुना होकर यानी 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। भारत में चाय का उत्पादन ब्रिटिश शासनकाल से होता आ रहा है। भारत दुनिया की लगभग 27% चाय का उत्पादन करता है। चाय के उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है, जबकि 11% उपभोग के साथ बड़ा
उपभोगकर्ता भी बना हुआ है। चाय का इस्तेमाल पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसका सीमित इस्तेमाल शरीर के लिए लाभदायक होता है। भारत सरकार चाय की खेती को बढ़ावा देने के साथ चाय से जुड़े बागवान और मजदूरों के कल्याण के लिए काम कर रही है। भारत में चाय का उत्पादन व्यापक रूप से सबसे पहले असम से शुरू किया गया था, जिसके बाद अब चाय का उत्पादन पूरे उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण भारत तक पहुंच चुका है। सरकार का प्रयास है कि देश में चाय की खेती को बढ़ावा मिले और चाय निर्यात से इस क्षेत्र में विकास हो। आज विश्व वन्य जीव दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व वन्य जीव दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट पर दिए अपने संदेश में पीएम ने कहा कि विश्व वन्य जीव दिवस पर वन्यजीव संरक्षण की दिशा में काम करने वाले सभी लोगों को सलाम। शेर, बाघ और तेंदुआ हो, भारत विभिन्न जानवरों की आबादी में लगातार वृद्धि देख रहा है। हमें अपने वनों की सुरक्षा और जानवरों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत वन्यजीव और जैव विविधता से संपन्न है। भारत में विश्व के बाघों की 70%, एशियाई शेरों की 70% और तेंदुओं की आबादी 60% है। नरेंद्र मोदी सरकार 1952 में विलुप्त हुए चीता के पुनर्वास पर काम कर रही है। ये चीता जल्द ही भारत में दिखेगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक वीडियो भी साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार 2030 तक 23 नए जलमार्ग को विकसित करने की योजना बना रही है। मैरीटाइम सेक्टर के विस्तार से किसानों के कृषि उत्पादों के सुगम व्यापार और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। As far as creating new infrastructure goes, I am delighted to share that mega ports with world-class infrastructure are being developed at Vadhavan, Paradip and Din Dayal Port in Kandla. Ours is a government that is investing in waterways in a way that was never seen before. Domestic waterways are found to be cost-effective and environment-friendly way of transporting freight. We aim to operationalize 23 waterways by 2030. वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी के 2 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कई संगठनों, नर्सरी और सरकारी विभागों ने भाग लिया। स्थानीय लोगों ने कट फ्लावर्स, सजावटी और औषधीय पौधों, फलों, सब्जियों और फूलों की सजावट का आनंद लिया। फूलों से बनाकर दिखाए गए वाराणसी के बनारसी पान और लंगड़ा आम की किस्म मुख्य आकर्षण रही। ये नवा संभागीय बागवानी और सब्जियों का पर्व था, जिसमें किसानों, सरकारी संस्थानों और पड़ोसी जिलों के पंजीकृत नर्सरी मालिकों ने 16 श्रेणियों में भाग लिया। उद्यानिकी विभाग के उप निदेशक मुन्ना यादव ने बताया कि महोत्सव का उद्देश्य पर्यावरण के लिए जागरूकता को बढ़ावा देना और क्षेत्र के किसानों को प्रेरित करना था। और आइए अब देखते हैं कि किसान कैसे करें धनिये की खेती और धनिये की खेती करते समय क्या रखें सावधानियां। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी
फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल और शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुलाधिपति मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में विश्वविद्यालय के शालीमार परिसर में 2 दिवसीय छठी प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी और बीज मेले का उद्घाटन किया। इसका विषय बेहतर उत्पादन के लिए बेहतर खेती है। उपराज्यपाल ने बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी, कृषि इंजीनियरिंग और कृषि से संबंधित क्षेत्रों के लगभग 200 स्टॉलों का निरीक्षण किया। उपराज्यपाल ने किसानों को कृषि विशेषज्ञों, विश्वविद्यालय शिक्षाविदों, कृषिविदों और कृषि आधारित उद्योगों से जोड़ने पर विशेष बल देते हुए कहा कि इस तरह की प्रदर्शनियों से किसानों को विश्वसनीय, नवीनतम और प्रासंगिक जानकारी मिलेगी, जिससे किसानों का जोखिम और अनिश्चितता कम होगी। देश का निर्यात फरवरी में 0.25% कम होकर 27.67 अरब डॉलर रह गया। वहीं इस दौरान आयात 6.98% बढ़कर 40.55 अरब डॉलर रहा। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी शुरुआती आंकड़ों में जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि फरवरी में व्यापार घाटा बढ़कर 12.88 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो 1 साल पहले इसी महीने में 10.16 अरब डॉलर पर था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए कृषि सुधारों से किसानों का भाग्य बदल जाएगा। जयपुर में भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां पिछले कई वर्षों से सिर्फ राजनीति कर रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए हैं। नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपना दृष्टिकोण बदलती रहती है। कोविड महामारी के उचित प्रबंधनों के लिए प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि उन्होंने समय रहते देश में लॉकडाउन की घोषणा कर देशवासियों को बचाया और वैज्ञानिकों को टीके विकसित करने को प्रोत्साहित किया। पेड़ पौधे और फूल प्रकृति की अनमोल देन है। ये ऐसी प्राकृतिक मशीन है जो वायु को स्वच्छ रखती है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण का सीधा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रकृति को अपने प्रयासों से सहेज रखा है। इनमें जोधपुर के 66 वर्षीय पर्यावरण प्रेमी रविंद्र काबरा भी हैं, जिनके बाग में दुनिया की हर किस्म के फूल उपलब्ध हैं। ये है जोधपुर के 66 वर्षीय पर्यावरण प्रेमी रविंद्र काबरा की बगिया। शौकिया तौर पर बागबानी से नाता जोड़ने वाले रविंद्र का आज ये प्रोफेशन भी है और जुनून भी। इस बगिया में ट्यूलिप, पैंसिन, प्रेमुलस, फ्रेंचवी, मैरीगोल्ड जैसे विदेशी फूल देखने को मिलते हैं। वैसे तो ये फूल ठंडे प्रदेशों में ही पनपते हैं, लेकिन इस गोकुल में रविंद्र काबरा ने जोधपुर के हाई टेम्परेचर में भी ये कमाल करके दिखा दिया है। दरअसल आज से 40 वर्ष पूर्व रविंद्र ने जब ये काम शुरू किया था, उस समय जोधपुर में पीने के पानी तक की बड़ी किल्लत थी, लेकिन अपनी सूझबूझ से कम पानी में उन्होंने अपनी बगिया विकसित कर ली। उनके गोकुल में 25 प्रकार के कमल के फूल हैं। इसके अलावा 250 प्रजातियों के अडेनियम, 250 प्रजातियों के गुलाब, 25 प्रजातियों के बोगनवेलिया सहित 6000 गमलों में 200 से भी ज्यादा प्रकार के पौधे हैं। रविंद्र बताते हैं कि भीषण गर्मी वाले जोधपुर में भी स्ट्रॉबेरी होती है। यहाँ करीब 300 से 400 प्रजातियों के बीच में अलग अलग फूल हैं।
लेकिन जो खास यहाँ पे हैं, जो प्रजाति के बारे में हम मरु प्रदेश में सोच नहीं सकते, जहाँ 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ आयरिस, ट्यूलिप्स, लिलियम्स, हेलिकोनियाज, हाइड्रेंजियाज, अजेलियाज, एंथूरियम्स, ब्रोमिलिड्स, ये सारे फूल ऐसे हैं जिनकी कल्पना करना भी 45-47 डिग्रीज में असंभव सा है। रविंद्र काबरा रोज सुबह 3 घंटे गीता, रामायण और भजन इन फूलों को सुनाते हैं। वो इन विचित्र फूलों के खिलने और असंभव को संभव बनाने में भी इनका योगदान मानते हैं। वो कहते हैं कि पेड़ पौधे, फूल ये सभी हमें सुन सकते हैं। जब एक आध्यात्मिक वातावरण बनता है तो फूल भी जल्दी खिलते हैं। प्रकृति बेहद सुंदर है, प्रकृति हमारी आवश्यकता है और प्रकृति रोजगार का बहुत बड़ा साधन हो सकता है। ये मेरे सभी युवाओं को एक संदेश है। पिछले 40 सालों में उन्होंने अपने बाग को इतना विकसित किया है कि देश और दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं। काबरा कहते हैं कि बागवानी सिर्फ एक शौक ही नहीं है, एक प्रोफेशन भी बन सकता है और युवा इससे जुड़कर और ये काम सीखकर अपने लिए अच्छा रोजगार का अवसर पैदा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ किसान समाचार के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।